नमस्कार, मनी नाइन के वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में मैं संदीप ग्रोवर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कंपनी नामा आपको बता दें कि हम एक ऐसा शो करते हैं जिसमें हम पूरे कारोबारी हफ्ते की यानी कि बीते कारोबारी हफ्ते की सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरें आपको बताते हैं। साथ ही ऐसी खबरों पर भी फोकस करते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है हमारे खास सेगमेंट के जरिए जिसका नाम है ऑन द रडार। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहले बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी हुई इस हफ्ते की तमाम बड़ी सुर्खियों की और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ जो है वीएलएस फाइनेंस की। एक स्टॉक इस हफ्ते फोकस में रहा भी। इनफैक्ट सोमवार को ही स्टॉक में 20% का अपर सर्किट लग गया। दरअसल हुआ क्या, पिछले हफ्ते इन्होंने 100 करोड़ रुपए तक के बायबैक को मंजूरी दे दी। 22 नवंबर को इनकी बोर्ड बैठक थी जिसमें यह फैसला लिया गया कि 380 रुपए के अधिकतम दाम पर यह शेयर बायबैक किया जाएगा। 26,31,31,000 शेयरों का यानी कि 7.71% हिस्से का बायबैक किया जाएगा कंपनी की ओर से। जो बायबैक का प्राइस था शुक्रवार यानी कि बीते शुक्रवार की क्लोजिंग से 44% के प्रीमियम पर होगा। शुक्रवार को 263 रुपये 78 पैसे के स्तर पर शेयर की क्लोजिंग हुई थी और यही कारण है कि स्टॉक में हमने एक्शन बनता हुआ दिखा, जिसकी रिकॉर्ड डेट 12 दिसंबर तय की गई है। साथ ही बोर्ड ने फैसला यह भी लिया कि गौरव गोयल एडिशनल नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में बोर्ड को शामिल होंगे। 24 नवंबर को वीएलएस फाइनेंस का शेयर 316 रुपये 53 पैसे तक उछल गया था, यानी कि एक समय तो शेयर में 20% का अपर सर्किट भी लग गया था। हालांकि क्लोजिंग करीब 17.5% ऊपर 309 रुपये 40 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। अगला नाम है टाटा केमिकल्स का, जिसके 2 प्लांट्स में बड़ा क्षमता विस्तार होने जा रहा है। 910 करोड़ रुपए के 2 बड़े निवेश को बोर्ड की ओर से मंजूरी मिल गई है। कंपनी के 2 प्लांट्स में बड़ा क्षमता विस्तार होने वाला है। इसमें 135 करोड़ रुपए का एक निवेश है जो कि मीठापुर प्लांट में सोडा ऐश उत्पादन 350 केटीपीए बढ़ाने के लिए किया जाएगा। 24 नवंबर को इस खबर के बाद टाटा केमिकल्स के शेयर ने 823 रुपये 35 पैसे का इंटरडे हाई छुआ, लेकिन क्लोजिंग करीब 0.1% नीचे 804 रुपये 20 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। अगला नाम भी टाटा ग्रुप की कंपनी है, टाटा पावर, जिसने भूटान की कंपनी के साथ एक बड़ा कमर्शियल एग्रीमेंट साइन किया है। ड्रक ग्रीन पावर के साथ इन्होंने कमर्शियल एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत भूटान में 1125 मेगावाट के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए करार किया गया है। इस प्रोजेक्ट में इस कंपनी ने भी 1572 करोड़ रुपए का निवेश करने का कमिटमेंट किया है। इस खबर के चलते 24 नवंबर को टाटा पावर के शेयर ने 391 रुपये 50 पैसे का इंटरडे हाई छुआ, लेकिन क्लोजिंग करीब 1.25% नीचे 382 रुपये के स्तर पर डे लो के बेहद करीब जाकर हुई, जो कि 381 रुपये 20 पैसे का स्तर था। आरबीआई यानी कि रेस्टो ब्रांड्स एशिया से निकलने की तैयारी में है एक बड़ा निवेशक एवरस्टोन कैपिटल। आपको बता दें कि एवरस्टोन कैपिटल ने एग्जिट करने की दोबारा कोशिशें शुरू कर दी है। हिस्सा बिक्री के लिए इन्होंने कई इच्छुक पार्टियों के साथ बातचीत भी की है और उनमें से एक क्यूआरएसआर सेगमेंट से जुड़ी हुई लिस्टेड कंपनी का जो फैमिली ऑफिस है उन्होंने भी रुचि दिखाई है और साथ ही कुछ पीई कंपनियां भी हैं जो कि इच्छुक हैं और ये बातचीत माना जा रहा है कि काफ़ी एडवांस स्टेज में है और इस बार शायद डील होती हुई भी नजर आए। स्टॉक उसके ऊपर रिएक्ट भी करता हुआ दिखा। 25 नवंबर को उस दिन आरबीआई का शेयर इंटरडे में 67 रुपये तक उछल गया था, लेकिन क्लोजिंग करीब 4.5% ऊपर 63 रुपये 90 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली। सब्सिडरी कंपनी का बाकी बचा हिस्सा खरीदने जा रही है एरिस लाइफ साइंसेज स्विस पेरेंटेरल्स, जिसमें इस कंपनी का ऑलरेडी 70% हिस्सा है। इसका बाकी बचा 30% हिस्सा ये कंपनी खरीदने जा रही है। 423.3 करोड़ रुपए में ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए, शेयर स्वैप के जरिए ये हिस्सेदारी खरीदी जाएगी, जिसमें इस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं नौशाद शाह, उनको 23,06,000 शेयर जारी किए जाएंगे और शेयर स्वैप के जरिए ये डील पूरी होने जा रही है। इस खबर के बाद 25 नवंबर को एरिस लाइफ साइंसेज के शेयर ने खुलते ही 1700 रुपये का ओपनिंग हाई लगाया, लेकिन क्लोजिंग डे लो के पास करीब 3% गिरकर 1635 रुपये 40 पैसे के स्तर पर हुई। टीएमपीवी यानी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स इस हफ्ते 52 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंचता हुआ दिखा इस कंपनी का शेयर। कंपनी ने टाटा सियरा एसयूवी लॉन्च की है इस हफ्ते में। टाटा सियरा की जो शुरुआती कीमत है वो 11,49,000 रुपये तय की गई है, जिसमें 3 इंजन का ऑप्शन होगा और 7 वेरिएंट्स में इस गाड़ी को लॉन्च किया गया है। 16 दिसंबर को इसकी बुकिंग्स भी शुरू हो जाएंगी और उसके बावजूद भी शेयर में कोई ज़्यादा उत्साह नहीं देखने को मिला। इनफैक्ट 25 नवंबर को जब ये खबर आई उस दिन शेयर ने 352 रुपये का 52 वीक लो छुआ और उसी स्तर के पास 352 रुपये 60 पैसे पर करीब 1.5% नीचे कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। 25 नवंबर की शाम को खबर आई, इनके एमडी की ओर से बयान निकल के सामने आए कि सियरा के लॉन्च के बाद एमडी का एक बड़ा बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि एसयूवी मार्केट शेयर में 20 से 25% इंक्रीज यानी बढ़त का वो लक्ष्य लेके चल रहे हैं केवल इसी टाटा सियरा की लॉन्च के चलते। इस पर स्टॉक ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया 26 नवंबर को और उस दिन
टीएमपीवी के शेयर में 362 रुपये 85 पैसे तक का उछाल देखने को मिला और करीब 2% ऊपर शेयर 359 रुपये के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। अदानी ग्रुप इस हफ्ते दो खबरों के चलते फोकस में था। पहला था AWL एग्री से इस ग्रुप का पूरी तरह से एग्जिट। जी हां, 25 नवंबर को 3.22 करोड़ शेयरों की बड़ी ब्लॉक डील हुई AWL एग्री के शेयरों में और इस ग्रुप ने इस कंपनी से पूरी तरह से एग्जिट कर लिया है, जिसके बाद शेयर होल्डिंग का जो रिक्लासिफिकेशन है उसकी गुजारिश भी इस कंपनी की ओर से भेजी गई है स्टॉक एक्सचेंजेस को। आपको बता दें 21 नवंबर को AWL एग्री के शेयरों में बड़ी ब्लॉक डील हुई थी 9 करोड़ शेयरों से ज़्यादा की। उस ब्लॉक डील के जरिए पूरी तरह से ग्रुप ने एग्जिट कर लिया। उसमें 7% की हिस्सेदारी ग्रुप की ओर से बेची गई थी। 25 नवंबर को AWL एग्री के शेयर में 2 महीने की सबसे बड़ी बिकवाली देखने को मिली। शेयर 261 रुपये 5 पैसे तक लुढ़क गया था, लेकिन क्लोजिंग करीब 2.25% नीचे 271 रुपये 65 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली। 28 नवंबर को इस ग्रुप को लेकर यह खबर आई कि अदानी डिफेंस, जो कि अदानी एंटरप्राइजेस का ही हिस्सा है, उसने FSTC का 72.8% हिस्सा 820 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। FSTC आपको बता दें फ्लाइट सिमुलेशन टेक्निक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड नाम की ये कंपनी है, जिसमें ये मेजॉरिटी हिस्सेदारी प्राइम एरो सर्विसेज के साथ मिलकर साझेदारी में खरीदी जाएगी इसका कंपनी की ओर से। ये अधिग्रहण क्यों किया गया है? पायलट ट्रेनिंग के विस्तार के लिए इस कंपनी का अधिग्रहण किया गया, यानी कि मेजॉरिटी हिस्सेदारी खरीदी गई है। स्टॉक ने उस दिन पॉजिटिवली रिएक्ट किया, यानी कि 28 नवंबर को अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर में 2331 रुपये तक का उछाल देखने को मिला और अच्छे खासे गेंस लेकर ही कारोबार की समाप्ति भी हुई। गो डिजिट के 6,558 करोड़ रुपए के शेयरों का लॉक इन इस हफ्ते खुलता हुआ नजर आया। 25 नवंबर को 18 करोड़ 58 लाख शेयरों का लॉक इन खुलता हुआ दिखा। 23 मई 2024 को इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी और 18 महीने का लॉक इन खुला है, जिसमें 20% हिस्से के बराबर शेयर बाजार में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो गए। जी हाँ, अवेलेबल हुए हैं, पूरी तरह से बिकवाली हो जाएगी ऐसा नहीं है, केवल ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होते हैं और इसकी जो मात्रा है, जो वैल्यू है 6,558 करोड़ रुपए की बताई गई है। भारी मात्रा में शेयर बाजार में ट्रेड होने के लिए आए, तो उस वजह से 25 नवंबर को गो डिजिट के शेयर ने खुलते ही 346 रुपये 55 पैसे का लो छुआ, लेकिन बाद में शेयर संभल गया और क्लोजिंग करीब आधे % की बढ़त के साथ 356 रुपये के स्तर पर डे हाई के बेहद पास जाकर देखने को मिली। नए MD और CEO की नियुक्ति से स्पंदन स्फूर्ति का शेयर इस हफ्ते उत्साह में दिखा। HDFC बैंक के वेंकटेश कृष्णन को इस कंपनी ने MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है। 27 नवंबर से उनकी जो नियुक्ति है वो लागू भी हो गई है और आपको बता दें कि कंपनी के MD एंड CEO शलभ सक्सेना ने अप्रैल महीने में अपना इस्तीफा दे दिया था, जिस वजह से ये नए MD एंड CEO की नियुक्ति की गई है, जिसको बाजार ने पॉजिटिवली लिया। 26 नवंबर को स्पंदन स्फूर्ति का शेयर 278 रुपये तक उछल गया था, लेकिन कारोबार की क्लोजिंग करीब 1.5% ऊपर 273 रुपये के स्तर पर जाकर हुई। बड़े क्षमता विस्तार की तैयारी में नजर आ रही है महिंद्रा एंड महिंद्रा यानी कि M&M। दो बड़ी खबरें आई इस कंपनी को लेकर इस हफ्ते में। पहली ये कि 2027 तक इस कंपनी की 250 अल्ट्रा फास्ट EV चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना है। देश भर में ये EV चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे, जिसके तहत इस कंपनी के पास 1000 से ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट्स होंगे। और आपको बता दें कि कंपनी अपने पहले 2 अल्ट्रा फास्ट EV चार्जिंग स्टेशन ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुकी है। पहला बेंगलुरु चेन्नई हाईवे यानी कि NH75 पर और दूसरा मुरथल में NH44 में इस कंपनी ने ऑलरेडी EV स्टेशन लॉन्च कर दिए हैं। 26 नवंबर को M&M के शेयर में 3,708 रुपये तक का उछाल रहा और करीब आधा % की बढ़त लेकर ये शेयर 3,686 रुपये 40 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। 27 नवंबर को फिर से खबर आई कि इस कंपनी ने अपनी इलेक्ट्रिक SUV BE6 का फॉर्मूला E एडिशन लॉन्च कर दिया है। फॉर्मूला E एडिशन की जो शुरुआती कीमत है 23,69,000 रुपये कंपनी की ओर से तय की गई है। इस खबर के चलते 27 नवंबर को शेयर ने शुरुआती कुछ मिनटों में ही 3,717 रुपये 60 पैसे का इंटरडे हाई छुआ, लेकिन क्लोजिंग करीब 1/4% नीचे 3,679 रुपये के स्तर पर जाकर देखने को मिली। IT कंपनी विप्रो ने पेट फूड कारोबार में एंट्री कर ली है। जी हां, इस कंपनी का एक FMCG डिवीजन भी है और इस कंपनी ने हैप्पी फर नाम का एक पेट फूड ब्रांड लॉन्च करने की भी तैयारी कर ली है, जो कि इसकी FMCG आर्म, जैसे मैंने कहा, विप्रो कंज्यूमर केयर एंड लाइटिंग के जरिए लॉन्च की जाएगी और ये अगले 6 से 12 महीने में भारत में ये ब्रांड लॉन्च कर दिया जाएगा कंपनी की ओर से। आपको बता दें इस कंपनी का एक वेंचर आर्म भी है, जो कि पहले से ही गूफी टेल्स में अपना निवेश कर चुका है। इस एंट्री से पेट फूड सेगमेंट में माना जा रहा है कि एक तो कॉम्पिटिशन बढ़ेगा और दूसरा इनोवेशन बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो RIL का शेयर भी फोकस में रहा। पिछले हफ्ते आपको याद होगा, हमने खबर आपको बताई भी थी कि RIL ने भी इस सेगमेंट में एंट्री की है। 26 नवंबर को विप्रो का शेयर करीब 2% की मजबूती लेकर 250 रुपये 8 पैसे पर 250 रुपये 55 पैसे के डे हाई के बेहद पास जाकर बंद होता हुआ दिखा।
बजाज ऑटो भी पीछे नहीं है। इस कंपनी ने भी एक नए सेगमेंट में एंट्री की है, ई रिक्शा सेगमेंट में। जी हाँ, इस कंपनी ने एंट्री कर ली है। कंपनी की ई रिक्शा सेगमेंट में एंट्री हुई है। रिकी नाम की एक ई रिक्शा है जो कि इन्होंने अनवील की है, और ई रिक्शा की जो एक्स शोरूम कीमत है वो 1,90,000 रुपये तय की गई है। ई रिक्शा के साथ साथ एक ई कार्ट भी कंपनी की ओर से लॉन्च किया गया है, जो कि जिसकी एक्स शोरूम कीमत कंपनी की ओर से 2 लाख रुपये तय की गई है। आपको बता दें कि रिकी को भारत के 25 शहरों में बेचने की इस कंपनी की योजना है। 26 नवंबर को बजाज ऑटो के शेयर ने 9,180 रुपये का हाई छुआ और करीब 1.25% की मजबूती लेकर शेयर 9,156 रुपये 50 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ। एसएमएस फार्मा में इस हफ्ते 5 साल की सबसे बड़ी तेजी देखने को मिली। दरअसल हुआ क्या है कि यूएस एफडीए से इस कंपनी की एक दवा है रेनिटिडिन, जिसकी टैबलेट को मंजूरी मिली है, और इनफैक्ट इस कंपनी की सहयोगी कंपनी है वीकेटी फार्मा, जिसको रीफॉर्मुलेटेड दवा की मंजूरी मिली है, यही रेनिटिडिन की। और इस मंजूरी से होगा क्या कि एसिड घटाने वाली जो दवा वाला सेगमेंट है उसमें इस कंपनी की दोबारा एंट्री हुई है। 5 साल बाद ये यूएस में इस अहम एसिड घटाने वाली दवा सेगमेंट में दोबारा एंट्री करने जा रहे हैं। इसको लेकर बाजार में काफ़ी उत्साह दिखा और 26 नवंबर को एसएमएस फार्मा के शेयर में 327 रुपये तक का उछाल देखने को मिला और करीब 28% ऊपर 321 रुपये 90 पैसे पर कारोबार की समाप्ति भी हुई। भारतीय एयरटेल के प्रमोटर ने इस हफ्ते फिर से हिस्सेदारी बेची है। 3.43 करोड़ शेयरों या यूं कहें 0.56% हिस्सेदारी की ब्लॉक डील हुई, जिसमें प्रमोटर एंटिटी इंडियन कॉन्टिनेंट ने अपनी हिस्सेदारी बेची है। 2,097 रुपये 81 पैसे के औसत भाव पर 7,195.5 करोड़ रुपए में यह हिस्सेदारी बेची गई है। आपको बता दें कि सितंबर अंत तक प्रमोटर के पास इस कंपनी की 50.27% हिस्सेदारी थी और इस प्रमोटर हिस्से में इंडियन कॉन्टिनेंट, जिसने इस ब्लॉक डील में हिस्सेदारी बेची है, उनका भी करीब 1.5% के आसपास का हिस्सा शामिल था। 26 नवंबर को भारतीय एयरटेल का शेयर 2,097 रुपये 50 पैसे तक फिसल गया था, लेकिन क्लोजिंग करीब 1.5% नीचे 2,127 रुपये के स्तर पर जाकर देखने को मिली। आईओबी एक सरकारी बैंक है, छोटा बैंक है। इसको इनकम टैक्स विभाग से इस हफ्ते बड़ी खुशखबरी मिलती हुई दिखी है। बैंक को 835.08 करोड़ रुपए का एक इनकम टैक्स रिफंड मिलने वाला है, जो कि असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए मिलता हुआ नजर आएगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 250 के तहत इनको ये ऑर्डर या फिर खुशखबरी हाथ लगी है और इस इनकम टैक्स रिफंड में ब्याज की रकम भी शामिल है, ऐसा बैंक की ओर से एक्सचेंजों को बताया गया। 26 नवंबर को आईओबी के शेयर में 40 रुपये 30 पैसे तक का उछाल देखने को मिला और करीब 2.25% ऊपर ये शेयर 39 रुपये 71 पैसे पर जाकर बंद हुआ। HCL टेक ने AWS के साथ अपना हाथ मिलाया है। AWS यानी कि Amazon वेब सर्विसेज, जिसके साथ इस कंपनी ने पार्टनरशिप की घोषणा की है। ऑटोनॉमस और AI पावर्ड सॉल्यूशंस रोल आउट करने के लिए दोनों कंपनियों ने साझेदारी की है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए मिलकर दोनों कंपनियां सॉल्यूशंस रोल आउट करेंगी, जिसके लिए ये हाथ मिलाया गया है। 26 नवंबर को HCL टेक के शेयर में करीब 1.25% ऊपर 1,620 रुपये के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। टाटा ग्रुप की एक और कंपनी है नेल्को, जी हां NELCO के नाम से जिसे आप जानते हैं, उसके लिए DOT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से एक बड़ी खुशखबरी आई है। हुआ क्या है, DOT से एडिशनल ऑथराइजेशन मिला है इस कंपनी को ULVNO GMPCS के नाम से। मौजूदा यूनिफाइड लाइसेंस के तहत यानी कि वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर के रूप में ही इनको ये ऑथराइजेशन मिला है। और इस मंजूरी से होगा क्या, जो अन्य UL GMPCS लाइसेंस वाली कंपनियां हैं उनको ये कंपनी VSAT सेवाएं बेच पाएगी। सैटेलाइट कम्युनिकेशन मार्केट में देखें तो इस ऑर्डर के चलते, इस नई मंजूरी के चलते इस कंपनी की मौजूदगी और मजबूत होती हुई नजर आएगी। 26 नवंबर को नेल्को के शेयर में 882 रुपये 80 पैसे तक का उछाल देखने को मिला, हालांकि करीब 2% ऊपर 851 रुपये 25 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। कार ट्रेड टेक कार देखो और बाइक देखो का अधिग्रहण नहीं करेगी। जी हां, कार देखो और बाइक देखो के अधिग्रहण के प्रस्तावित अधिग्रहण से इस कंपनी ने अपने हाथ वापस खींच लिए है। गिरनार सॉफ्टवेयर के साथ इनकी बातचीत चल रही थी और दोनों कंपनियों ने आपसी सहमति से ये फैसला लिया है। अगर ये अधिग्रहण हो जाता तो ऑटो क्लासिफाइड और डिजिटल ऑटो रिटेल मार्केट में एक बड़ा बदलाव आने की तैयारी ये कंपनी करने वाली थी, लेकिन अब इस अधिग्रहण से दोनों कंपनियां पीछे हट गई हैं। 27 नवंबर को शेयर में 5% तक की गिरावट देखने को मिली और शेयर 3,004 रुपये 30 पैसे तक गिर गया था, लेकिन करीब 3.5% नीचे 3,062 रुपये 60 पैसे पर कारोबार की समाप्ति हुई।
अशोक लेलैंड का शेयर इस हफ्ते रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचता हुआ दिखा है। दरअसल खबर ये आई है कि एनडीएल वेंचर्स के साथ एक प्रस्तावित मर्जर है, जिस वजह से शेयर में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। इस कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस के नाम से, जिसे आप HLFL के नाम से भी जानते हैं। इस कंपनी का एनडीएल वेंचर्स के साथ मर्जर होने वाला है। अहम मंजूरियों के बाद अप्रैल 2026 से ये मर्जर लागू होता हुआ दिखेगा और दोनों कंपनियों ने जो मर्जर है उसकी स्वैप रेशो, जो शेयर एक्सचेंज रेशो है, उसकी भी घोषणा की है, जो कि 25:10 तय की गई है। 27 नवंबर को अशोक लेलैंड के शेयर ने 162 रुपये का रिकॉर्ड हाई छुआ और करीब 7.25% ऊपर 158 रुपये 88 पैसे के स्तर पर जाकर कारोबार की समाप्ति हुई। पेटीएम को इस हफ्ते बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई से एक बड़ी मंजूरी मिली है। इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है पीपीएसएल यानी कि पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड, जिसको आरबीआई से फाइनल मंजूरी मिलती हुई दिखी है और पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में कामकाज करने के लिए इनको लाइसेंस मिला है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 के तहत सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन इस कंपनी को मिला है और पेमेंट बिजनेस के विस्तार पर बड़ा फोकस है इस कंपनी का। उस समय ये मंजूरी आई है तो वो बाजार के लिए और भी ज़्यादा अहम है। मंजूरी के बाद नए ग्राहकों को ये कंपनी जोड़ पाएगी, जो कि इस कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव समझा जा रहा है। 27 नवंबर को पेटीएम के शेयर 1309 रुपये 10 पैसे तक उछला, लेकिन क्लोजिंग करीब आधा % ऊपर 1293 रुपये के स्तर पर जाकर देखने को मिली। भारतीय एयरटेल के अलावा इस हफ्ते वर्लपूल के प्रमोटर ने भी अब कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेची, जिसके बाद ये शेयर धड़ाम होता हुआ दिखा। उसका कारण आपको बताते हैं। दरअसल हुआ क्या, 27 नवंबर को 1.5 करोड़ शेयरों या यूं कहें 12.25% हिस्से की बड़ी ब्लॉक डील हुई। 95 लाख शेयर बिकेंगे, यानी कि 7.5% हिस्सा बिकेगा प्रमोटर का। ऐसी बाजार में पहले से खबरें थी जिसमें प्रमोटर वर्लपूल मॉरिशस अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं। जो मौजूदा भाव था उस समय का, उससे 14% डिस्काउंट पर इस ब्लॉक डील का फ्लोर प्राइस तय किया गया था, जिस वजह से शेयर में इतनी बड़ी गिरावट हमने 27 नवंबर को देखी। उस दिन शेयर ने 1055 रुपये 80 पैसे तक का गोता लगाया और 11.5% नीचे 1062 रुपये 30 पैसे के स्तर पर जाकर कारोबार की क्लोजिंग हुई। 27 नवंबर को ही, जिस दिन ब्लॉक डील हुई, उसकी शाम को डिटेल्स आई, जिसमें पता चला कि प्रमोटर ने ब्लॉक डील में 11.23% हिस्सेदारी 1490 करोड़ रुपए में बेच दी और ये बेची गई है 1044 रुपये 97 पैसे के औसत भाव पर। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड खरीदारों की लिस्ट में शामिल है और इसमें कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड और सोसाइटी जनरल भी खरीदार के रूप में शामिल होते हुए नजर आए हैं। यही कारण है कि 28 नवंबर को यानी कि शुक्रवार को वर्लपूल के शेयर में 1% से ज़्यादा की रिकवरी भी देखने को मिली। अशोका बिल्डकॉन के 5 SPVs में हिस्सेदारी बेचने की खबर सामने आई है। इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है अशोका कंसेशंस, जिसे आप ACL के नाम से भी जानते हैं। इस कंपनी ने अपनी 5 SPVs में अपना जो शेयर कैपिटल है उसको ऑफलोड कर दिया है। मेपल इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट को 1814 करोड़ रुपए में हिस्सेदारी बेची गई है। 30 अक्टूबर 2024 को दोनों कंपनियों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, उसी के तहत ये 5 SPVs में अपनी जो हिस्सेदारी है उसको ऑफलोड किया गया है। 27 नवंबर को अशोका बिल्डकॉन के शेयर 187 रुपये 40 पैसे तक का उछाल दिखाया इस शेयर ने, लेकिन क्लोजिंग करीब 3% ऊपर 183 रुपये के स्तर पर हुई। टाटा टेक ने जर्मनी की कंपनी की जो खरीद है उसको पूरा कर लिया है। एस्टेक ग्रुप, ये एक जर्मनी की कंपनी है जिसका अधिग्रहण इन्होंने समय से पहले यानी कि शेड्यूल से पहले पूरा कर लिया है। 7.5 करोड़ यूरो में ये डील तय हुई थी, जिसके तहत ग्लोबल इंजीनियरिंग और R&D पार्टनर के रूप में जो ग्लोबल ऑटो कंपनियों के साथ ये पार्टनरशिप कर रहे हैं, उसमें इस कंपनी की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती हुई नजर आएगी। 28 नवंबर को टाटा टेक के शेयर में खुलने के कुछ ही मिनटों बाद 683 रुपये 75 पैसे का इंटरडे हाई छुआ, लेकिन शेयर की क्लोजिंग ऊपरी स्तरों से हल्के होकर देखने को मिली। रेयर अर्थ मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में सोना BLW हिस्सा लेने जा रही है। भारत की रेयर अर्थ मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव स्कीम के लिए इस कंपनी की ओर से अप्लाई किया जाएगा, ऐसा कंपनी की ओर से बयान निकल के सामने आए हैं और इसके लिए यानी कि रेयर अर्थ मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस कंपनी को विदेशी टेक्नोलॉजी पार्टनर की तलाश है। आपको बता दें कि इसी हफ्ते 7,280 करोड़ रुपए की एक रेयर अर्थ मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को कैबिनेट की ओर से मंजूरी दी गई है, जिसके तहत 7 साल में सेल्स लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में सरकार की ओर से 7,280 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और उसी का फायदा ये कंपनी लेना चाहती है और इसमें माना जा रहा है कि सोना BLW के अलावा NLC इंडिया और GMDC को भी फायदा होगा, जो कि 3 दिन में ही करीब 20% इस हफ्ते उछल चुका है। 28 नवंबर को सोना BLW का शेयर 513 रुपये 70 पैसे तक उछला, लेकिन शेयर की क्लोजिंग ऊपरी स्तरों से हल्के होकर देखने को मिली।
चलिए बात करते हैं प्राइमरी मार्केट की। इस हफ्ते दो नई कंपनियों ने बाजार में दस्तक दी। पहला नाम है एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज का, जिसकी लिस्टिंग अच्छी रही। ऐसा इसलिए क्योंकि एनएसई पर इस कंपनी का शेयर 135 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुआ। इशू प्राइस से देखें तो 12.5% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई, क्योंकि 120 रुपये का इशू प्राइस इस कंपनी की ओर से तय किया गया था। अच्छा भरा था ये इशू, 43 गुना से ज़्यादा ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए इस कंपनी ने कुल 500 करोड़ रुपये की रकम जुटाई है। कंपनी के पास फ्रेश इशू के जरिए 180 करोड़ रुपये आए हैं और ओएफएस के जरिए मौजूदा निवेशकों को भी 320 करोड़ रुपए की रकम मिली है। 26 नवंबर को लिस्टिंग के दिन एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज के शेयर ने 142 रुपये 59 पैसे का हाई छुआ, 125 रुपये 13 पैसे का लो भी टच किया। वहीं इशू प्राइस से करीब 5% ऊपर 126 रुपये 10 पैसे के भाव पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। दूसरा नाम है सुदीप फार्मा का। इसकी लिस्टिंग शानदार रही। शानदार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये शेयर 730 रुपये के भाव पर एनएसई पर खुला, यानी कि लिस्ट हुआ। वो इशू प्राइस से 23.1% प्रीमियम पर था। ऐसा इसलिए क्योंकि इस आईपीओ का जो इशू प्राइस है वो 593 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। ग्रे मार्केट के हिसाब से देखें तो 697 रुपये के आसपास लिस्टिंग होनी चाहिए थी, यानी कि ग्रे मार्केट के अनुमान से भी बेटर लिस्टिंग इस कंपनी की हुई। हो भी क्यों ना, क्योंकि रिस्पांस बहुत शानदार मिला था। 94 गुना के आसपास ये इशू भरा था, जिसमें QIBs का हिस्सा 200 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ था। इस इशू के जरिए कंपनी ने 895 करोड़ रुपये की रकम जुटाई है। फ्रेश इशू छोटा ही था, 95 करोड़ रुपये का। ओएफएस का पार्ट बड़ा था, 800 करोड़ रुपए का। 28 नवंबर को लिस्टिंग के बाद शेयर ने 793 रुपये 30 पैसे का हाई और 725 रुपये का लो छुआ और अच्छी बढ़त के साथ ही कारोबार की क्लोजिंग भी हुई। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। चलिए अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। आपको ले चलते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार की तरफ और बढ़ते हैं पहली खबर की ओर, जो है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को लेकर। एक दुखद हादसा इस कंपनी को लेकर हुआ दुबई एयर शो में, जिसके बाद इस कंपनी का शेयर फिसलता हुआ नजर आया। दरअसल हुआ ये कि दुबई एयर शो में तेजस फाइटर जेट क्रैश होता हुआ नजर आया। हादसे में पायलट की मौत हो गई और IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने इस हादसे की जांच भी शुरू कर दी है। पिछले शुक्रवार को दुबई एयर शो हुआ था, जिसके दौरान ये हादसा होता हुआ नजर आया था। उसके बाद 24 नवंबर यानी कि सोमवार को जब बाजार खुला तो HAL के शेयर में करीब 3.5% की गिरावट के साथ 4,440 रुपये 90 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। हालांकि इंटरडे में शेयर 4,405 रुपये तक भी फिसल गया था और इसी हादसे के चलते उस दिन ज़्यादातर डिफेंस शेयर 2 से 4% तक गिरकर ही बंद होते हुए दिखे। यूएस की अपील्स कोर्ट से TCS को इस हफ्ते बड़ा झटका लगता हुआ दिखा है। दरअसल हुआ यह है कि यूएस की अपील्स कोर्ट ने इस कंपनी के खिलाफ जो फैसला है वो सुना दिया है। उस फैसले के हिसाब से 19.42 करोड़ रुपए की जो देनदारी है उसको कोर्ट ने बरकरार रखा है। ये मामला 2019 का है, जब इस कंपनी ने CSC/DXC के खिलाफ एक मुकदमा दाखिल किया था। कंपनी के ऊपर जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं उसके गलत इस्तेमाल यानी कि मिसयूज़ का आरोप लगा था। कंपनी हालांकि कह रही है कि वो आगे की कानूनी कार्रवाई पर फोकस कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक ने नेगेटिवली रिएक्ट किया, क्योंकि 24 नवंबर को जब ये खबर आई तो TCS के शेयर में आधे % की गिरावट के साथ 3,134 रुपये पर डे लो के करीब जाकर कारोबार की समाप्ति हुई। हालांकि इंटरडे में ये शेयर 3,178 रुपये 90 पैसे तक भी उछल गया था। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर थी गेल को लेकर। PNGRB जो कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड है, तेल गैस सेक्टर का रेगुलेटर है, उनकी ओर से एक टैरिफ ऑर्डर आया, जिस वजह से गेल का शेयर धराशायी होता हुआ दिखा। पाइपलाइन टैरिफ में PNGRB की ओर से 12% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। पाइपलाइन टैरिफ 58 रुपये 60 पैसे प्रति MMBTU से बढ़ाकर 65 रुपये 69 पैसे प्रति MMBTU कर दिए गए हैं। हालांकि कंपनी का अनुमान था या कंपनी की जो गुजारिश थी वो 78 रुपये प्रति MMBTU की थी, यानी कि जितनी कंपनी की ओर से मांग की गई उससे कम बढ़ोतरी PNGRB की ओर से की गई है। दूसरी ओर ये जो टैरिफ्स बढ़े हैं पाइपलाइन के, वो 1 जनवरी 2026 से लागू होते हुए नजर आएंगे, यानी कि प्रोस्पेक्टिवली आगे की डेट से लागू होंगे, जबकि कंपनी ने गुजारिश की थी कि इसको 1 जनवरी 2025 यानी कि रेट्रोस्पेक्टिवली पीछे की तारीख से लागू कर दिया जाना चाहिए। तो दो बड़े सेटबैक्स हैं जो कि इस कंपनी को लगे हैं, और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो अगला रिवीजन है वो 1 अप्रैल 2018 को होने वाला है, यानी कि लंबा इंतजार इस कंपनी को करना होगा, जबकि कंपनी की जो पाइपलाइन टैरिफ्स हैं उनको दोबारा ऊपर की ओर से PNGRB की ओर से रिवाइज किया जाएगा। 28 नवंबर को गेल के शेयर में इसी कारण से 171 रुपये 80 पैसे तक की गिरावट देखने को मिली। हालांकि शेयर की क्लोजिंग लोअर लेवल से हल्की रिकवरी के साथ देखने को मिली।
तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को हम यहीं पर विराम देते हैं, पर अगले शनिवार को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी9 के साथ। और विदा लेने से पहले एक बहुत ही अहम बात, मनी9 आपके लिए लेकर आया है प्राइम मेंबरशिप, मनी9 प्राइम मेंबरशिप, जिसमें हमारे एक्सक्लूसिव कंटेंट को देखने के लिए, अपनी स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई उलझनों का जवाब लेने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारी प्राइम प्लान्स को। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, ज्वाइन बटन प्रेस कीजिए, प्लान चुनिए, पेमेंट कीजिए और बन जाइए हमारे प्राइम मेंबर। फिर हम प्रतिबद्धता के साथ आपके सवालों के जवाब देंगे। एक और ज़रूरी बात, अगर आपको हमारा इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सहयोगियों को भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। नमस्कार, हैप्पी वीकेंड।